देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाकर एक संकेत देने की कोशिश की है कि देश में सुदूर इलाकों में जो आदिवासी है, आदिवासी वर्ग है, उसे कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इसी कड़ी में चाहे वो सरकार हो या पार्टी, उन तमाम चेहरों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जो आदिवासी वर्ग से आते हों और जो जनता के बीच जाकर बेहतर काम करते हों और अपनी पहचान बताकर उस समुदाय के लिए अपनी उपस्थिति भी दर्ज करते हों। ऐसे में एक चेहरा छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा का, नाम है गोमती साय। वो अपने इलाके में एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जसपुर से, रायगढ़ से लेकर और देश की संसद तक उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोमती जी। नमस्कार आप सभी को। आज जी तमाम मनोज जी। मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आपके लोकसभा के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, हम देश की संसद पर भी चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा करेंगे। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के संसद की कि देश के संसद में कई दिनों से संसद नहीं चल रही है, हंगामा हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो। राहुल गांधी की माफी मांगने की बात आप कर रहे हैं और वहां से अडानी की जेपीसी की मांग की जा रही है। आप पहली बार सांसद हैं जी और जब पहली बार कोई सांसद होता है तो वो संसद की कार्यप्रणाली को समझता है, उसके काम को समझता है और एक तरह से देखा जाए तो सीखने में बहुत सारा समय निकल जाता है। लेकिन ऐसे में जब ये गतिरोध होता है तो कैसा आपको महसूस होता है? मनोज जी, देखिए, एक्चुअली में सही बात आप बोल रहे हैं कि ये नया सांसद बनने के बाद वाकई में 2 साल सीखने में, उसका संसदीय कार्य को सीखने में, सिस्टम को सीखने में 2 साल लगता है। हालांकि मैं मतलब जिला स्तरीय की प्रतिनिधित्व जरूर करी थी भारतीय जनता पार्टी झंडा के बैनर तले, पर उसके बावजूद भी एक मतलब देश का सर्वोच्च पंचायत में आना और वहाँ का सिस्टम को देखना, सीखना, जानना, ये बहुत जरूरी होता है। और ये संसद सत्र जब चलता है तो पहले तो शायद नहीं देखते थे, पर आज लोगों का सोच बदल चुका है। गांव के लोग जब संसद सत्र चलता है तो टीवी खोल के बैठता है और देखता है, ये पूरा दुनिया देखता है। इसलिए जो भी वहां बोले वो सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल ही आज ऐसा लग रहा था, पर आज की स्थिति में हम लोगों को सिस्टम को सीखने में कोई असुविधा नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और लोगों का सेवा यथासंभव हम लोग सेवा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के इतने अच्छे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और अगर मांगनी चाहिए तो क्यों मांगनी चाहिए? मनोज जी, हमेशा याद रखिएगा इस बात को, भारत देश भले ही गांव का देश है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हर जगह रहते हैं। राजनीति है, पॉलिटिक्स है, राजनीति का बात होना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेद कभी नहीं होना चाहिए, विचार का मतभेद होना चाहिए और उसका लड़ाई राजनीति में जायज है, होना चाहिए। लेकिन जो भी बात आप अगर शिकायत करना है, किसी भी बात का विरोध करना है, देश के अंदर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पार्टी करता है, सभी संगठन के पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन घर का बात को बाहर में जाकर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी अथराइज व्यक्ति को बाहर के लोगों, अदर स्टेट में जाकर के कहने का किसी का अधिकार नहीं है कि भारत देश में क्या चल रहा है। परिवार है हम लोग, भारत देश हमारा। प्रधानमंत्री जी तो पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं। भारत देश का तो छोड़िए, भारत देश के तो सभी पार्टी के लोग, सभी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य हैं। लेकिन बाहर के लोगों को भी हमारे प्रधानमंत्री जी वासुदैव कुटुंबकम का आज G20 में मतलब उल्लेख करते हैं, तो पूरा विश्व के लोग हमारे अपना परिवार हैं। अब देश का बात है, देश हित में रखिए, देश के फोरम में रखिए, वो जायज है। अब उस बात को विदेश में जाकर के बोल रहे हैं अपने देश का बात को, ये गलत है। इसलिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए और हम लोगों का मांग जायज है, कोई नाजायज नहीं है, माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ चलते हैं, छत्तीसगढ़ में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को लेकर क्या मानते हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार क्या वाकई जिस तरीके से अभी बीजेपी ने एक आंदोलन किया, बड़ा प्रदर्शन किया, उसमें जो मांगे हुई, खासकर प्रधानमंत्री आवास को लेकर,
क्या आपको वाकई लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र की योजनाओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है? जो फायदा वहां के लोगों को मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पा रहा है? मनोज जी, छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है और 33% उसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जी। और आप ये समझ लीजिए कि देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज महिला को लेकर के, ट्राइबल को लेकर के, युवा लोगों को लेकर के, ये एक मध्य वर्ग परिवार को लेकर के इतना अच्छा योजना बना हुआ है। आज 100% योजना छत्तीसगढ़ के लोगों का भी अधिकार है, पहुंचना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए, उसके छत्तीसगढ़ के लोगों तक भी जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना क्यों नहीं चाहिए। हो रहा? लेकिन क्या है, वहाँ का जो कांग्रेस की सरकार है, ये लोग बहुत बोलते हैं, कांग्रेस के हमारे साथी लोग बोलते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं, महिलाओं का हितैषी हैं, मध्यवर्गीय परिवार का हितैषी है। क्या किए आप? 70-60 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पूरे भारत देश का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि ये आदिवासी हित में और महिलाओं के हित में ये लोग क्या काम किए हैं। पहले आज मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ, एक मतलब आदिवासी महिला होने के नाते हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज 60 साल के बाद भी ये लोग आदिवासी कमीशन नहीं बनाए थे, आदिवासी मंत्रालय नहीं बनाए थे। आज हमारे यशस्वी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार, तब एक अलग से आदिवासी मंत्रालय का गठन किए हैं। दूसरी बात, यहाँ आदिवासी कमीशन नहीं था कि आदिवासी अपना समस्या को लेकर के किसके पास जाएगा। ये कमीशन एक उसका माध्यम होता है, एक रास्ता होता है ताकि न्याय का गुहार कर सके, और न्याय का भी अपेक्षा करते हैं कि उसी के द्वारा न्याय भी मिले। आज हमारे बीजेपी के मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाए उसको, ये लोग आदिवासी हमेशा आदिवासी विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। तब जाकर के आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी का जो आरक्षण था, ओबीसी का जो आरक्षण था, एसी का जो आरक्षण था, आज वहां भूपेश बघेल सरकार सबको समाप्त करके बैठ गए हैं। आज हमारे आदिवासी युवा युवती कोई नौकरी नहीं कर सकता है। अगर बहुत नियम कानून में जाए तो पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। आदिवासी कोटा में स्कूल हॉस्टल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी कोटा में नौकरी लगता है, आदिवासी कोटा में तमाम तरह की आरक्षण में ही सारा चीज टिका हुआ है। बैकवर्ड को उठाना है तो एक आरक्षण का तो हमारे संविधान निर्माता ने दे ही दिया है, तो उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। आज मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, प्रधानमंत्री आवास एकदम कॉमन सी बात है। प्रधानमंत्री आवास पूरा दुनिया भर में, पूरा देश भर में चल रही है। आज उड़ीसा में भी बीजेडी का सरकार है, वहाँ उड़ीसा सरकार भी कोऑपरेट कर रही है और लगातार मैं पड़ोसी राज्य से स्टेट मतलब लगा हुआ है। आज उड़ीसा में बन रही है। मेरा पड़ोसी राज्य झारखंड भी है, झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, वहाँ भी लगातार फॉलो अप हो रहा है केंद्र सरकार का योजना का। लेकिन छत्तीसगढ़ ही क्यों फॉलो अप नहीं कर रहा है? उनका मानसिकता तो यही झलक रहा है ना कि आप आदिवासी विरोधी हैं, आप गरीबों के विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं कि महिलाओं का राज न चले, यही ना। आज 100% योजना छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचना चाहिए, जो आज के तारीख में नहीं पहुंच रही है। निश्चित है कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार का कोई भी योजना को वहां फॉलो अप नहीं करना चाहती है। जसपुर में या रायगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर क्या स्थिति है? लोग भड़के हुए हैं कि हमारा अधिकार है, मोर घर मोर अधिकार। वहाँ हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं, इसलिए मोर घर मोर अधिकार एक कार्यक्रम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। कौन चला रहा है? बीजेपी? ये बीजेपी चला रहा है और गांव के लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। पहले तो ग्रास रूट में हम लोग हर पंचायत में कार्यक्रम शुरू किए, हर गांव के लोग आए, कम से कम 400-500 फार्म भराए हैं कि भाई हमको भी घर मिलना चाहिए, अपना अधिकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। दूसरी बात, विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम चला, उसमें भी बहुत कॉपरेट किए, हजारों की संख्या में विधायक का घर को घेराव भी किए। प्लस जिला स्तरीय भी कार्यक्रम हुआ, उसमें भी बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ। आप अभी देख लीजिएगा, 15 तारीख
को रायपुर में कार्यक्रम था, विधानसभा का घेराव किए थे, उसमें भी लाखों की संख्या में मतलब एकत्रित हुए थे। पूरा प्रदेश भर के लोग आए थे, जो हितग्राही थे वो लोग आए थे। ये जबरदस्त उसको लेकर के आक्रोशित है छत्तीसगढ़ के लोग, कहे कि ये रोटी कपड़ा मकान, ये पहले से ही हम लोगों का भारत देश का नारा रहा है, रोटी कपड़ा मकान ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मिलना ही चाहिए। आज जाकर के छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत दुखी हैं, वंचित रह गए हैं, क्योंकि सबका अपना एक अधिकार है। एक बात बताइए, क्योंकि आप एक तरह से देखा जाए सुदूर इलाके के लोकसभा क्षेत्र से आती हैं और रायगढ़ जसपुर, ये भी जानकारी मिलती है कि आपको जसपुर से रायगढ़ जाना है और रायगढ़ से जसपुर आना है तो आपको उड़ीसा, अगर आपको ठीक पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, तो आपको दूसरे राज्य से होकर आना पड़ता है। ऐसा क्यों है? मनोज जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मेरा रेसिडेंस है, मेरा निवास जिला है, वो 3 स्टेट में बटा मतलब बॉर्डर है। एक तरफ झारखंड आता है, एक तरफ उड़ीसा आता है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तीनों स्टेट का कल्चर हमारे उसमें समाहित है और बहुत ही अच्छा है। और रही बात मेरा आने जाने का, मेरा घर का, मैं तो बिल्कुल जंगल के अंदर में रहती हूँ। चारों तरफ जंगल है, हाथियों का वहाँ आना जाना लगे रहता है। हाथी उत्पात मचाते रहते हैं हमेशा। उत्पात मचाते रहते हैं, पर सब अपने हैं, पर ऐसा कोई अभी तक हानि नहीं हुआ है। पर मेरे घर का दूरी है जसपुर डिस्ट्रिक्ट, पूरा प्रॉपर हम जाएं तो 85 किलोमीटर के दायरे के अंदर में है, और रायगढ़ जाएं तो 130 किलोमीटर के डिफरेंस में है। पर बड़ा अच्छा है। और रही बात रोड कनेक्टिविटी, तो है ही नहीं। जब से कांग्रेस की 15 साल सरकार, से बीजेपी की सरकार थी, जब से कांग्रेस की मनोज जी, मैं ये कह रही हूँ, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं था, लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। वो जिला मुख्यालय से जोड़े, उसके बाद विकासखंड मुख्यालय से जोड़े, उसके बाद ग्रामीण तक भी गया है। पर रोड का अच्छा स्थिति था, लेकिन 4 साल हो गया। 4 साल में मेंटेनेंस भी होना चाहिए रोड का। जो स्टेट हाईवे है, आज स्टेट हाईवे में चलने की स्थिति में नहीं है। कहाँ रोड है या फिर ऐसी जमीन है, कोई पता नहीं चलता है। छत्तीसगढ़ का खाली जसपुर डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का वही हालत है। जो रोड कनेक्टिविटी बहुत ही खराब है। आज विकास नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो 4 साल से लगभग मानो भूल सा गए हैं और छत्तीसगढ़ के लोग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है और वहां पर ट्रेन की फैसिलिटी या ट्रेन का स्टॉपेज या ट्रेन का टर्मिनल ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी, आज तक नहीं बन पाया है। और जो जनशताब्दी ट्रेन चलती है 250 किलोमीटर की दूरी वो 12-12 घंटे में पूरी करती है, लेट बहुत पहुंचती है, लोग परेशान हो गए। 4 साल से आपकी सरकार है, क्या कोई हल निकल पाया, कोई व्यवस्था हो पाई रेलवे को लेकर? पहली बात, हम लोग जब से सांसद बन के आए हैं तब से लगे हुए हैं सभी सांसद, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद लोग, सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, कि रेल का सारा सिस्टम ठीक हो जाए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अश्विनी वैष्णव जिनके अगुवाई में रेल मंत्रालय ने बहुत पहल कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो स्टॉपेज का मामला है, 4 लेन वहाँ बन रही है और बिलासपुर तक बन गया है, और जामगांव से लेकर के रायगढ़ तक अभी थोड़ा सा नहीं बन पाई है, प्रगति में है। जैसे ही 4 लेन अगर बन करके क्लियर हो जाएगा तो स्टॉपेज का भी कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग और भी ट्रेन चला सकते हैं। नए ट्रेन का भी हम लोगों का मांग है। और आपने इसके लिए बात की किसी से कि भाई ये समस्या है? अभी मैं तुरंत अश्विनी वैष्णव, कई दफे हम मिल चुके हैं अश्विनी वैष्णव जी के साथ में और बात भी कर लिए है, और अभी तत्काल मैं तुरंत उन्हीं से मिल के आ रही हूँ। अच्छा। स्टॉपेज का भी बात मेरा हो गया है और रेलवे रूट जल्दी से जल्दी बन जाए उसका भी मेरा वो है, और वंदे भारत उसका भी मेरा बात हो चुका है। और लगभग वंदे भारत जैसे ही ट्रेन रूट कंप्लीट हो जाएगा वो वैसे ही मतलब वंदे भारत भी चलना शुरू हो जाएगा। तो आप किसी कार्यकाल में माने कि वंदे भारत शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, हम तो हमारा दावा है और हम मंत्री जी से भी निवेदन करके हमेशा आते हैं कि भाई इसी कार्यकाल में ट्रेन चलाना ही है। तो उनका भी यही रहता है कि जैसे ही ट्रेन रूट हम लोगों का 4 लेन जो बन रही है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग चालू कर देंगे उसको। हमने एक चीज देखी है कि जो प्राकृतिक
धन संपदा है जो जो जमीन में होती है, या तमाम बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े प्लांट चले जाते हैं। रायगढ़ में बहुत ज़्यादा प्लांट हैं। जसपुर में अभी नहीं हो पाया है क्योंकि जसपुर में वहाँ का राज परिवार या स्थानीय लोग जन सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन रायगढ़ में हैं। बावजूद आपके लगता है कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री, जितने बड़े प्लांट रायगढ़ में हैं, उतना उसका विकास होना चाहिए, नहीं हो पाया, या सिर्फ दोहन हो रहा है प्राकृतिक संपदा का, उतना उसके बदले में मिल नहीं पा रहा है वहाँ के लोगों को? देखिए, अब मनोज जी, कोई भी चीज को विकास करने में 5 साल पर्याप्त नहीं होता है। 15 साल हो गया था हम लोगों का छत्तीसगढ़ बने हुए, और निश्चित है उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार रही तब तक छत्तीसगढ़ की ढांचा एक सुंदर सा हो, एक अच्छा वातावरण हो, एक मतलब इसमें लगे हुए हैं। और अभी कांग्रेस की सरकार आ गई है, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कुछ मामला जो होता है केंद्र सरकार का अपना एक अलग होता है, लेकिन जब लैंड का मामला होता है तो राज्य सरकार का दखल अंदाजी रहता है। जब तक उसमें कॉपरेट राज्य सरकार नहीं करता है तब तक विकास कर पाना संभव नहीं होता है। बहुत सारा अब योजना दोनों सरकार को मिलकर करना होता है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। लेकिन आज के तारीख में एक भी योजना को राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है केंद्र सरकार के साथ, इसलिए वहां विकास थोड़ा सा धीमे पहुंच रही है। तभी वहां पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, जो कि कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि साहब आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मनोज जी, आप देख लीजिएगा, 4 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। आज जितना 4 साल में भ्रष्टाचार हुआ है छत्तीसगढ़ में, उतना 15 साल में आप मतलब रिकॉर्ड देख लीजिए। ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, आंकड़ा मैं ऑथेंटिक बता रही हूँ कि 4 साल का आंकड़ा और 15 साल का आंकड़ा देख लीजिए। भ्रष्टाचार वहाँ इतना बढ़ा हुआ है, वहाँ भू माफिया, वहाँ रेत माफिया, वहाँ कोल माफिया, महिलाओं के साथ अत्याचार इतना हो रहा है छत्तीसगढ़ में जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज जिस तरह से वहाँ छत्तीसगढ़ के लोग प्रताड़ित हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सभी को लेकर के आप देख लीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से भी बात कीजिएगा किसी से, तो सामने तो नहीं बोलेंगे पर मतलब दबी जुबान में जरूर बोलेंगे कि ये सरकार ठीक नहीं है, समय का खाली इंतजार कर रहे हैं, समय आने पर सबका जवाब देंगे। आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी फाइट में है? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का एक रूल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पे चलता है। आप पूरा भारत देश का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का भूमिका जितना अच्छा अदा करता है उतना अच्छा मैं सत्ता में नहीं बोल सकती हूँ, पर वही स्थिति आज समय का इंतजार था। आज ये चुनावी वर्ष है, 2023 में चुनाव होने वाला है, लास्ट ईयर में। आज जितना मतलब कितना एग्रेसिव होने जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, समय आते आते विपक्ष के मूड में पूरा आ गए हैं, और निश्चित है रुद्र रूप समय आते आते। नहीं, ऐसा तो नहीं, एक फिल्म का गाना है ना कि समय आते आते बहुत देर कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है मनोज जी, सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता समझदार हैं और बिल्कुल फाइट मूड में आते हैं और कार्य करके भी दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना सिद्धांत है। एक विषय है आरक्षण का, जो बहुत ज्वलंत है छत्तीसगढ़ में। आपने देखा होगा कि गवर्नर ने कहा कि आप प्रस्ताव भेजें, मैं 15 मिनट में साइन कर दूंगी। उन्होंने प्रस्ताव बनाया, गवर्नर के पास पहुंच गए, बोले साहब साइन कीजिए, जब तक हमें चाय पिला दीजिए, 15 मिनट होंगे, साइन नहीं हो पाए क्योंकि इस पर लीगल ओपिनियन लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं राजभवन उस सरकार के आरक्षण के प्रस्ताव में उलझ गया। अब जो आरक्षण है, आप मानते हैं जो वीकर सेक्शन है उसके लिए आरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि तभी वो मुख्य धारा में आ पाएंगे, लेकिन आपके इलाके में एक विषय चल रहा है डीलिस्टिंग का। डीलिस्टिंग मतलब ऐसे लोग जो अपना आदिवासी धर्म छोड़कर जिन्होंने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, यानी कि ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, क्योंकि जसपुर में तो ये बड़ा होता रहा है। ऐसे लोग जो आदिवासियों के आरक्षण का लाभ अब भी ले रहे हैं, भले ही उन्होंने अपना आदिवासी धर्म छोड़ दिया है, वो ईसाई बन गए हैं। क्या डीलिस्टिंग होनी चाहिए? ऐसे लोगों से आरक्षण की सुविधाएं वापस लेनी चाहिए, आरक्षण जो लेते हैं उनका वापस होना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा बात मनोज जी आप बोल रहे हैं। वाकई में आज जो दोहरा नीति जो चल रही है, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन बहुत ही भोले हैं और वह बहुत ही स्वाभिमानी हैं। आज जो व्यक्ति
सालों पहले, कारण जो भी रहा हो, मैं कारण पे नहीं जाना चाह रही हूँ, पर ये विदेश के जो लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनको यूज करके, जैसे बोलते हैं ना, मतलब दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना, ये जो नीति अपनाए हैं, ये भले ही मतलब भारत देश को आज़ाद करके हो गया भारत देश आज़ाद और अंग्रेज लोग चले गए हैं इंग्लैंड, लेकिन उनका नीति यही असामाजिक लोगों के तत्व में छोड़ के गए हैं, जो वही फूट करो राज करो आज हमारे आदिवासी भाई बहन को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वाकई में हमारे भाई जनजाति भाई और बहन अपना मूल विचारधारा को कभी छोड़ना पसंद नहीं किए हैं, लेकिन कुछ रास्ता भटक गए हैं कुछ लोग, पर वो डिलिस्टिंग में ये सब सारे अपने संस्कृति में अब आने लगे हैं। अब बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन कर्मा नृत्य नहीं करते थे, कर्मा का पूजा नहीं करते थे, सरोल का पूजा नहीं करते थे, मतलब यहाँ तक कि महिला लोगों का 16 श्रृंगार था वो नहीं करते थे। जब से डिलिस्टिंग चालू हुआ है मुख्य धारा की ओर आने लगे हैं। आज महिलाएं 16 श्रृंगार करने लगे हैं, मंगलसूत्र पहनने लगे हैं, सिंदूर लगाने लगे हैं, पायल पहनने लगे हैं। ये वो लोग पहनने नहीं देते थे, पर अब मुख्य धारा में आ गए हैं। आज सरहुल पूजा करते हैं। आज अभी 22 तारीख को सरहुल था, बड़ा बृहद मात्रा में जसपुर में। हमारे सभी जनजाति भाई और बहन ये मतलब प्रकृति पुजारी हैं। वो लोग आज प्रकृति पूजा करने के लिए आते हैं। क्रिश्चियन धर्म को जो धर्म मतांतरण किए हैं वो लोग भी आज प्रकृति का पूजा करने के लिए एक दिन फिक्स करते हैं, त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल डिलिस्टिंग से हमारे मतलब जनजाति भाई और बहन अपने मुख्य धारा की ओर, मुख्य संस्कृति की ओर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में लागू हो जानी चाहिए, पूरा देश में लागू होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में तो लागू होना ही चाहिए। और रही बात आरक्षण का, ये कांग्रेस के जो लोग हैं आदिवासी को समझते हैं कि ये लोग सीधे हैं। मैं एक बार सदन में इस बात को बोली थी कि हमारे आदिवासी भाई और बहन पूरे विश्व में बिल्कुल ही हमारे शंकर भगवान भोलेनाथ के जैसे ही भोले हैं, क्योंकि भोलेनाथ भी आदिवासी ही थे। वो भी जंगल में ही रहते थे। तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग जंगल के रहने वाले हैं, ये लोग कुछ भी इन लोगों को आता नहीं है। पर उसी उल्टा मैं ये भी बोली थी कि वो शिव तांडव को भी देख चुके हैं। जब आदिवासी अपने आप पे आता है तो किसी को छोड़ता भी नहीं है, ये भी मैं बात कही थी। आज जिस तरह से कांग्रेस के लोग जो हमारे आदिवासी भाई और बहन को भटकाने का जो काम कर रहे हैं, एक तरफ खुद का है नहीं करने का। अब ये लोग भी किसके द्वारा मतलब वो लगवाए थे। आज 58% आरक्षण लागू 2011-12 में हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने आदिवासी को भी कर दिए थे, और उसी के हिसाब से हमारा प्रदेश चल रहा था। आज इसको ऑब्जेक्शन भी यही कांग्रेस के लोग हैं लगवाए उस टाइम, और जो व्यक्ति लगाया था उसको आज मतलब आयोग का अध्यक्ष बनाए हैं। जो ऑब्जेक्शन किया था उसको, क्यों भाई? आप जिसके द्वारा आप ऑब्जेक्शन लगवाए हो, गिफ्ट में आप उसको आयोग का अध्यक्ष बनाए हो। तो आप तांडव कब करने वाले? अभी आएगा समय, उसका आ रहा है, 2023 आ ही रहा है। हमारे आदिवासी भाई और बहन समझ रहे हैं उस बात को। आज ये लोग मतलब राज्यपाल जी को दोष दे रहे हैं, ये नहीं कर रही है, अपना गलती दिख नहीं रहा है इन लोगों को। ये लोग अपना गलती में उलझ गए तो राज्यपाल को दे दिए, मतलब कि ये कर नहीं रही है। अब एक तरफ से नियमावली में जाओ कि पहले 58% आरक्षण का पहले आप डिफेंस तो करो, वकील तो खड़ा करो। 58% जब मिल जाता, ये लोग 72% लागू करने के चक्कर में, तो भाई राज्यपाल का भी एक रूल रेगुलेशन होता है। पहले का तो संविधान आप पास किए ही नहीं है, कोर्ट उसको मतलब खारिज कर दिया है, उसके पे तो आप लोग दलील नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ से आप हम लोग बढ़ा करके आरक्षण करने का बात कर रहे हैं, तो आप कैसे होगा वो? आपने सोचा था कि आप, क्योंकि आप तो छोटी सी कार्यकर्ता थी, उसके बाद आप डीटीसी चुनाव में आई, आपने सोचा था कि आप कभी सांसद बनेंगे, या हो सकता है कि केंद्र में मंत्री भी बन जाएं, हो सकता है प्रदेश में आगे मुख्यमंत्री बन जाएं? आपने सोचा था कभी?
नहीं, ऐसा तो हम कभी सोचे नहीं है, ना मंत्री बनने का, ना मुख्यमंत्री बनने का, ना सांसद बनने के लिए भी नहीं सोचे थे। हम तो मतलब एक बड़ा मंच है भई, जनप्रतिनिधि बन करके किसी का सेवा करना है, तो इससे बड़ा मंच नहीं मिल सकता है। अब घर बैठ के किसी को सेवा तो नहीं दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मंच है, जो लोगों का सेवा करने का अवसर बहुत ही अच्छा मिला। ऐसा मेरा मानसिकता नहीं था कि मैं सांसद बन जाऊँ। मैं तो जिले की राजनीति करना चाह रही थी और प्रतिनिधित्व वहीं से शुरू किया करी थी और जसपुर जिला की प्रतिनिधित्व कर रही थी और लोगों तक जो कोई एक इच्छा कि अगर मैं कुछ बनी तो मैं ये जरूर करूंगी अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए, कोई एक इच्छा होती है मन में? मनोज जी, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ। मेरा जब तक मेरा शरीर में सांस है, तब तक लोगों का सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा यही एकमात्र ध्येय है, सिद्धांत है कि लोगों का सेवा करना, गरीब दीन दुखी हैं उनका सेवा करना, क्योंकि उससे बड़ा इच्छा मेरा बिल्कुल ही नहीं है। और मैं राजनीति में रहूं या ना रहूं, लोगों का सेवा करना मेरा टाइप राइट है और मैं लोगों का सेवा ही करूंगी। ये मेरा विजन है। और इस बात को छत्तीसगढ़ भी देख रहा है और इस बात को देश भी देख रहा है और आने वाले समय में ऐसे अवसर आपको मिलते रहेंगे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जी नमस्कार। नमस्कार मनोज।